हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम डिस्कस करेंगे हम लोग अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेट का पेपर था, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट मीन्स हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 51 क्वेश्चन से। तो ये सेट लेवल का एग्जाम है, तो अगर आप और भी कहीं के सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्स लगभग सेम लेवल के होते हैं। तो अगर होम साइंस से रिलेटेड आप इन सब सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके पहले जो 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और 51 से अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज बेसिकली रिलेटेड टू। जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो अगर हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर जो बेसिकली किससे रिलेटेड है, वह है क्वालिटी ऑफ लाइफ। वेलफेयर मीन्स जो भी चीज है हमारे आसपास या उस चीज को इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव करना वेलफेयर मीन्स जो हमारी लाइफ है, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इसको हम कहते हैं वेलफेयर। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो वेलफेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है अपनी लाइफ की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन, रैंसिडिटी ऑफ प्लांट लिपिड रिच फूड इज जनरली बिकॉज ऑफ। जो लिपिड रिच प्लांट फूड है उनमें जो रैंसिडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? तो इनमें जो रैंसिडिटी होती है वो होती है ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उनका ऑक्सीडेशन जब होता है तब रैंसिडिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन क्या है? द फूड दैट कैन बी बेस्ट इनहेंस्ड फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। आयरन के एब्जॉर्प्शन का अगर हमने जो भी फूड लिया है उसमें अगर आयरन है, तो आयरन हमारी बॉडी में बेस्ट कैसे एब्जॉर्ब होगा, उसके लिए हमें क्या सब्स्टिट्यूट लेना चाहिए? ऐसा कौन सा फूड है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? तो अगर हम बात करें, हमने न्यूट्रिएंट इंटररिलेशन टॉपिक एक पढ़ा है, जहां पे हमने पढ़ा है कि अगर आयरन की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए विटामिन जो सी है वो आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे विटामिन सी किसमें मिलेगी? विटामिन सी मिलेगी ऑरेंज में। तो ऑरेंज जो है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा या आयरन के एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में इनहेंस करेगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मीन्स ज्यादा पीएच तक सरवाइव कर सकता है? जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 to 4 पीएच पे सरवाइव कर रहे हैं, कुछ है वो 1 पे सरवाइव कर रहे हैं, कुछ है वो 7 पे कर रहे हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जैसे 4 से लेके 8 तक सरवाइव कर रहे हैं या 4 से लेके 10 तक सरवाइव कर रहे हैं, मीन्स ज्यादा रेंज की पीएच तक, वो पीएच अगर कम हो रही तब भी वो सरवाइव कर रहे हैं, पीएच अगर ज्यादा हो रही है तब भी वो सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो वो सिर्फ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो है वो पीएच की ज्यादा रेंज तक सरवाइव कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें फंजाई है, ईस्ट है, मोल्ड्स है, ये एक लिमिटेड पीएच तक सरवाइव करते हैं, और बैक्टीरिया है वो ज्यादा पीएच तक सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इमल्सिफाइंग एजेंट फाउंड इन फूड इज। इनमें से कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो फूड में पाया जाता है? वो होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है वो फूड में पाया जाता है एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैन बी कंफर्म बाय परफॉर्मिंग माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। इनमें से कौन से हम फाइबर को माइक्रोस्कोप टेस्ट करके हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? सिल्क, वूल, नायलॉन और एक्रिलिक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये नेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो माइक्रोस्कोप से अगर हम बात करें, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो वो है वूल। हम वूल को माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वूल का जो स्ट्रक्चर है अगर हम उसकी बात करें तो उसकी सरफेस पे स्केल्स पाई जाती हैं। और बाकी बात करें सिल्क की, इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है।
फिर आया नायलॉन और एक्रिलिक, ये मैन मेड फाइबर्स हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। तो जो भी आर्टिफिशियल फाइबर बनाए जाते हैं उनकी सरफेस ऑलरेडी स्मूथ होती है। तो यहाँ पे है वूल, जिसकी सरफेस पे स्केल्स पाए जाते हैं, तो माइक्रोस्कोप से वूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें बर्निंग टेस्ट की, तो वूल हो गया, सिल्क हो गया, दोनों प्रोटीन फाइबर है, तो इनको बर्न करने में सेम स्मेल आएगी। इसीलिए यहाँ पे पूछा गया कि कौन से फाइबर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से, तो वो हो जाएगा वूल। नेक्स्ट है 57, स्टेन रिमूवल कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन से मेथड से स्टेन को रिमूव नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस क्या हैं, डिपिंग, स्पॉन्जिंग, स्टीमिंग या ड्राइंग। तो ड्राइंग के थ्रू हम जो स्टेन है उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राई करने से क्या होता है, स्टेन जो है और ज्यादा हार्ड हो जाता है, फिर उसको निकालने में ज्यादा टाइम लगता है। तो स्टेन रिमूवल कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, वो है ड्राइंग। नेक्स्ट है 58, कॉटन इज स्ट्रॉन्गर व्हेन इट इज वेट, दिस इज बिकॉज ऑफ। जो कॉटन है, हमने पढ़ा है कि जब कॉटन को हम गीला करते हैं, जब वेट होता है, तो कॉटन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, तो यहाँ पे दो आंसर सही हो सकते हैं। एक तो ऐसे मेन जो आंसर हम बताएंगे वो होगा हाइड्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि कॉटन जो है वो नेचर में हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर इसकी सरफेस पे इवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे जो उनके बीच में प्रेशर है वो इवन डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से कॉटन जो है वो गीला होने पे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वेट होने पे स्ट्रांग हो जाता है। कहीं कहीं पे आपको ये दोनों ऑप्शन एक साथ मिले होंगे कि कॉटन फाइबर जो है वो नेचर में क्रिस्टलाइन होता है और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से ये ज्यादा जो है स्ट्रांग हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और ये हाइड्रोफिलिक इज नेचर, क्योंकि पानी को जो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और जो कॉटन का अरेंजमेंट होता है वो ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो इसके ए और बी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अलग अलग ऑप्शन देके रखा है। तो कॉटन हमने यहाँ पे बात भी की है कि वेट होने पे, जो वेट होता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर फ्रेंडली फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, विच एमिनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिवली हाइयर वेट स्ट्रेंथ इन वूल फाइबर। जो वूल का फाइबर है, ऊन का जो फाइबर है, इनमें कौन सा एमिनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है वूल की स्ट्रेंथ के लिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो सिस्टीन। जो सिस्टीन है ये वूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिस्टीन एमिनो एसिड जो है, सिस्टीन एमिनो एसिड, ये वूल फाइबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, डबल एक्टिंग डॉबी इज ड्रिवन फ्रॉम। जो डबल एक्टिंग डॉबी है वो किससे बनता है, वो टैपेट सॉफ्ट से बनता है। ये कुछ मशीन्स हैं, इनके नाम है। तो जो टैपेट सॉफ्ट है, इससे डबल एक्टिंग डॉबी जो है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कंसेंट्रेशन। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, तो वो है डाई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड टेस्ट। इसके साथ साथ आपको कहीं कहीं पे बेनेडिक्ट टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। तो डाई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट, ये दोनों जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कंसेंट्रेशन मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 62, एर्गोनॉमिक्स एक्सपर्ट अटेम्प्ट टू इंप्रूव द स्पेस ऑफ वर्क स्टेशन इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस इंजरी एंड सफरिंग। जो एर्गोनॉमिक्स हैं, जो एर्गोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो क्या करते हैं, क्या इंप्रूवमेंट करते हैं जिससे जो वर्क स्टेशन है, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी इंजरी को रिड्यूस किया जा सके। तो वो क्या करते हैं, तो जो हमारा वर्क स्पेस है, ठीक है, वर्क स्पेस, इक्विपमेंट, प्रोसीजर, इन सब में इंप्रूवमेंट करते हैं जिससे इंजरी को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर सिंबलाइजेस हेल्थ, न्यू बिगिनिंग एंड वेल्थ एंड इज ऑल्सो यूज फॉर रिलैक्सेशन एंड क्रिएटिंग बैलेंस इन द डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन कलर को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ न्यू बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग, इनमें से कौन सा काउंसलिंग का एलिमेंट नहीं है? तो प्रोफेशनल ग्रोथ ये काउंसलिंग का एलिमेंट नहीं है। काउंसलिंग में क्या इंटरव्यू होता है, जो भी काउंसलर और काउंसली बात कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस होता है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल ग्रोथ इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फ्रूट, इनमें से कौन सा एक एग्रीगेट फ्रूट नहीं है? तो वो है गूसबेरी। बाकी आप देखो रास्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है। एग्रीगेट फ्रूट्स मीन्स मल्टीपल सीड्स होते हैं, जिसमें जो मल्टीपल सीड वाले फ्रूट होते हैं उनको हम एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। और गूसबेरी क्या है, इसमें एक सिंगल सीड होता है। बाकी सारे जो ऊपर ये तीनों फ्रूट्स हैं, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ये मल्टीपल सीड वाले हैं। मीन्स इनको हम बोल सकते हैं मल्टीपल ओवरी वाले जो फ्रूट होते हैं उनको हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। और गूसबेरी जो है ये सिंगल ओवरी से बनता है, तो ये एग्रीगेट फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर रॉन इज 67 year old. He is suffering from memory loss and take longer time to complete normal daily tasks. He also repeats same act and often loses his belongings or misplaces them. What cognitive disease Mr. Ron have? तो मेमोरी लॉस किसमें होता है और हम अपनी डेली एक्टिविटीज को नहीं टाइम से नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या है? ये होता है अल्जाइमर्स डिजीज में। अल्जाइमर डिजीज में मेमोरी लॉस होता है और जो हमारा डेली एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होता है। हम चीजें रखने के बाद भूल जाते हैं कि कहाँ पे रख दी। तो ये है सिम्टम है, ये अल्जाइमर डिजीज का सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? इन विच डायरेक्शन डज द डेवलपमेंट प्रोसीड ड्यूरिंग द प्रीनेटल फेज? प्रीनेटल फेज में जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में फेस करता है? तो ये हो जाए, जो प्रीनेटल स्टेज में ये सेफेलोकॉर्डियल होता है, उसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। कहीं कहीं पे आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पहले आता है सेफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल फर्स्ट पे, सेकंड पे आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, मिस्टर जॉन डेप is 45 year old. He considered to develop a genuine concern for the welfare of future generation and to contribute to the world through family and work. According to Erik Erikson, this stage in adult development is known as generativity versus self absorption. ये हमारा एडल्ट एज में आता है और ये स्टेज है, इसका बी आंसर जो सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 स्टेज दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि एरिक एरिक्सन की ये कौन सी थ्योरी है जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात की है। 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आंसर करना है कि एरिक एरिक्सन की यहाँ पे कौन सी थ्योरी की बात हो रही है जिसमें इन्होंने 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? To achieve our goal with limited resources, we have to follow a systematic method. Management does not involve which of the following step? जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या कंप्लेनिंग। तो कंप्लेनिंग ये स्टेप जो है ये इन्वॉल्व नहीं होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ये तीनों स्टेप है मैनेजमेंट के, तो कंप्लेनिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इन कोकोनट ऑयल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैटी एसिड? कोकोनट ऑयल में कौन सा प्राइम फैटी एसिड पाया जाता है? तो वो होता है लॉरिक एसिड। कोकोनट, अगर हम बात करें लॉरिक एसिड की, तो ये नेचुरली अकरिंग सिर्फ ये कोकोनट ऑयल में ही पाया जाता है। ओनली कोकोनट ऑयल में ये नेचुरल स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मदर ब्रेस्ट फीड होता है, जो मदर्स मिल्क होता है, उसमें पाया जाता है। तो लॉरिक एसिड का अगर हम प्राइमरी सोर्स की बात करें कि लॉरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। फाइंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3 रिक्वायर्स टू हेल्प ऑफ। अगर जब हमें विटामिन D3 की एक्टिवेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है, तो रिक्वायर होता है सनलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 72।
A serious disease caused by the excessive drinking alcohol is, excessive drinking alcohol की वजह से कौन सी सीरियस डिजीज होती है, वो हो जाता है सिरोसिस। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, जब जो प्रेग्नेंट मदर है या प्रेग्नेंट लेडी है उसको जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो जो बेबी है उसकी स्किन ब्लू पड़ने लगती है, इसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसके बाद कावासाकी डिजीज क्या है, इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, कुछ ब्लड वेसल्स की वॉल में जब इन्फ्लेमेशन होने लगता है उसको हम कावासाकी डिजीज बोलते हैं। सिरोसिस, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल की वजह से सिरोसिस होता है। हेमोलाइटिक एनीमिया, रेड ब्लड सेल्स का डेथ होना या रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रॉय होना जिसकी वजह से एनीमिया होती है, उसको हम बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 73। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन ब्रेन यूजेस एट द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, जब स्टारवेशन हो रहा है, हमको बाहर से कोई हम खाना नहीं ले रहे हैं, हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है या एनर्जी सोर्स नहीं मिल रहा है, उस टाइम हमारा ब्रेन एज अ एनर्जी सोर्स क्या यूज करता है, तो यूज करता है कीटोन बॉडीज। और अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा ब्रेन एज अ एनर्जी सोर्स क्या यूज करता है, तब यूज करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज यूज करता है नॉर्मल कंडीशंस में। और यहाँ पे क्या कंडीशन है, स्टारवेशन की कंडीशन है। जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है तब हमारा ब्रेन जो है वो कीटोन बॉडीज को यूज करने लगता है एज अ एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट है 74। कैलकुलेट द BMI फॉर एन 190 पाउंड पर्सन विद 5 feet 11 inch tall. If he loses or gain extra weight of pound, the BMI range will fall within overweight range. कोई पर्सन है, उसका जो वेट है वो 90 पाउंड है, 190 पाउंड है, उसकी हाइट जो है वो 5 feet 11 inch है, तो इसकी जो BMI नॉर्मल BMI इससे निकलेगी वो आएगी 26.5। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसको कितना वेट जो है वो गेन करना है या लूज करना है, जैसे उसकी BMI रेंज करे 27 से 31 के बीच में, तो फिर क्या होगा इसमें, अगर हम इसका वेट क्या है 190 पाउंड है, जब 190 पाउंड के वेट पे इसकी जो BMI आ रही है वो 26.5 जो कि नॉर्मल है, और हमें लाना कितना है, ओवरवेट रेंज में आनी चाहिए, तो उसमें कितना पाउंड वेट ये गेन करेगा, तो 32 पाउंड वेट जब ये गेन करेगा तब जो BMI रेंज करेगी वो 28 आ जाएगी। तो ये 32 पाउंड वेट और गेन करेगा, तब इसकी जो पर्सन की जो BMI है वो ओवरवेट में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ कार्बोनाइजेशन ऑफ वूल फाइबर इज टू रिमूव। वूल फाइबर में एक प्रोसेस होती है कार्बोनाइजेशन, जिसका पर्पज क्या होता है, तो जो भी वेजिटेबल मैटर जो हमने वूल हेयर्स या वूल हमने जो हेयर्स लिए हैं उनमें जो बाहर से कोई गंदगी आ गई है, वुडी मैटर है, कुछ भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल मैटर आ गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम कार्बोनाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सेज दैट पेक्टिन पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ जेली। कौन सी थ्योरी में कहा गया है कि जो जब हम जेली बनाते हैं उस टाइम जो पेक्टिन पार्टिकल्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो स्पेंसर्स की थ्योरी में कहा गया है कि जो जेली बनाते टाइम जो पेक्टिन पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट टू बी यूज्ड इन फूड एज पर FSSAI रेगुलेशन इन 2011। तो 2011 में एंटीऑक्सीडेंट का मैक्सिमम यूज की लिमिट क्या बताई गई है, तो वो है 0.02%। ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इफ सेम ऑब्जेक्ट आर रिपीटेड इन द सेम पोजिशन along the vertical axis on either side of the, ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे एक अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो सेम इधर ये ऐसा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। तो बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 का क्वेश्चन नंबर क्या है, वाटर फ्रॉम द food particles in GI tract is absorbed mainly in the, जो हम
खाना ले रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स है ये मेनली कहाँ जाके एब्जॉर्ब होते हैं? तो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स हैं, ये सब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये वाटर भी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। मनरेगा स्टैंड्स फॉर MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आपको बताना है ये मनरेगा कब आया था, ये मनरेगा कब इंप्लीमेंट किया गया, तो ईयर ऑफ इंप्लीमेंट आपको बताना है। तो क्वेश्चन हो गया आपके पास एक एरिक इरिक्सन की कौन सी थ्योरी की बारे में बात की गई जिसमें 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, तो थ्योरी का नाम आपको बताना है। दूसरा हो गया मनरेगा ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन, मनरेगा का ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या है ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 81, क्या है? रूरल टोबैको कंट्रोल एंड प्रिवेंशन टूल किट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन। तो रूरल टोबैको कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है वो बिलोंग करता है हेल्थ कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ PRA टेक्निक। इनमें से PRA टेक्निक कौन सी नहीं है? तो रिसोर्स मैपिंग जो है ये PRA टेक्निक नहीं है, बाकी वेन डायग्राम, माइंड मैपिंग, ट्रांजैक्ट वॉक ये सारे PRA टेक्निक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 83, lateral communication in an organization take place through। lateral communication की अगर हम बात कर रहे हैं तो information passing between different department and functions। lateral means सेम लेवल के पीपल को इंफॉर्मेशन पास हो रही है, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बट वहां पे जो जिसके लिए इंफॉर्मेशन थी उनका जो उनकी जो पोस्ट है ये सब सेम होगी। इंफॉर्मेशन पासिंग टू हायर अथॉरिटी तो ये अपवर्ड डायरेक्शन जाएगी, पासिंग टू लोअर अथॉरिटी तो ये डाउनवर्ड प्रोसेस होगी। पासिंग इन टू वे मीन्स बोथ डायरेक्शन, बोथ दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है? लेटरल कम्युनिकेशन है, तो लेटरल कम्युनिकेशन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंफॉर्मेशन जो है वो पासिंग थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? क्यूरिंग ऑफ मीट एंड फिश इज डन यूजिंग। तो ये नाइट्राइट्स को यूज करके मीट और फिश का अगर हम क्यूरिंग की बात करें तो नाइट्राइट्स यूज किए जाते हैं। नाइट्राइट इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि इससे मीट जो है वो फ्रेश रहता है। फ्रेश रहने के साथ साथ जो मीट है और फिश है इनका जो कलर है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, सुगर केन रेसिड्यू इज कॉल्ड। जो सुगर केन रेसिड्यू है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बैगेसेस। क्वेश्चन नंबर 86, फॉर फूड एप्लीकेशन द मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज आर इन बिटवीन। फूड एप्लीकेशन के लिए जो हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज यूज करते हैं वो कॉमनली क्या रेंज होना चाहिए उनका? तो वो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2450 मेगाहर्ट्ज टू 915 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? स्पेस बैक्टीरियम इज कॉमनली फाउंड ऑन लीव्स ऑफ प्लांट of the cabbage family, produces a polysaccharide in fermentation vats and is widely used as a food gum। कौन सी बैक्टीरिया है जो कैबेज फैमिली के लीव्स पे पाई जाती है और वो फूड गम का काम करती है? तो जिसमें जो बैक्टीरिया है वो करेक्ट आंसर है वो है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? द की माइक्रोब यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लू चीज इज। ब्लू चीज प्रिपरेशन के लिए कौन सा माइक्रोब यूज होता है? तो वो है पेनिसिलियम रेक्विफोर्ड। पेनिसिलियम रेक्विफोर्ड, ब्लू चीज को रेक्विफोर्ड चीज भी कहते हैं, उसमें यूज होता है जो माइक्रोब वो होता है पेनिसिलियम रेक्विफोर्ड। 89 द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ईस्ट फर्मेंटेशन इज। ईस्ट फर्मेंटेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? तो 89 का सी ऑप्शन सही है, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ईस्ट फर्मेंटेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का मेन एम क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना की अगर हम बात करें तो उसका मेन एम है सेफ मदरहुड इंटरवेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, टोटल फेनोलिक कंपाउंड ऑफ फूड कैन बी डिटरमाइंड बाय। फूड का जो टोटल फेनोलिक कंपाउंड है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फोलिन शियोकल्टिव रिएजेंट। फोलिन शियोकल्टिव रिएजेंट, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज चार्ज्ड एंड इज कन्फर्ड बाय। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल होती है वो निगेटिवली चार्ज होती है और थियोचाइक एसिड के द्वारा वो, इसको कंफर्म कौन करता है? तो थियोचाइक एसिड इसके कंफर्म करता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? रेट्रोग्रेडेशन ऑफ स्टार्च रिफर टू। जो रेट्रोग्रेडेशन है स्टार्च का रिफर करता है क्या? ऑर्डर्ड और क्रिस्टलाइन स्टेट। रेट्रोग्रेडेशन में क्या है? जो स्टार्च मॉलिक्यूल हैं उनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उनकी स्टेट चेंज होती है। तो स्टेट जब चेंज होती है तो क्या, जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ऑर्डर में और क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ थियोचाइक एसिड। थियोचाइक एसिड का मेजर कॉन्स्टिट्यूट क्या है? तो इसका ऑप्शन मुझे, इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर मैं छोड़ दे रही हूं। जब भी आपका आंसर की आता है तो आप उससे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, a research group is appointed to study the age group based user for a friend book social app in an Android phone. The methodology are method are going to follow, वो क्या हो जाएगा? डिजिटल प्रोडक्ट सैंपलिंग। जो इसमें जो मेथड यूज होगा वो होगा डिजिटल प्रोडक्ट सैंपलिंग मेथड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर क्लास ऑफ लेबलिंग। प्रॉपर क्लास ऑफ लेबलिंग नहीं है, वो क्या है? लॉटरी लेबल्स। ये लेबलिंग का लेबलिंग, इसमें लॉटरी से क्या लेबल नहीं होता है। अगर हम किसी फूड प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें जो लेबल होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, केयर लेबल होते हैं, न्यूट्रिशन लेबल होते हैं, बट लॉटरी लेबल्स ये कोई लेबल का टाइप नहीं है। नेक्स्ट आता है इको मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क इश्यूड बाय टू प्रोडक्ट कंफर्मिंग टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एम्ड एट द लीस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इको मार्क जो है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, the core value, belief and assumptions that are widely shared by the member of organization are known as। इसमें भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर भी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मींस कंफ्यूजन था तो मैंने ये भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉल्स इन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इनमें सब में जो हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है वो फॉल डाउन होता है एक्सेप्ट वन। एक में हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है वो इंक्रीज करता है। तो डायबिटीज मेलाइटस में हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो है ये इंक्रीज करता है। बाकी एसिडोसिस है, स्टार्वेशन है, फेब्राइल कंडीशन, इन सब में हमारा जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है वो फॉल करता है, डायबिटीज मेलाइटस में इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, which one of the following microorganism is not associated with ropey or stringy fermentation of milk। इनमें से कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो रोपी और स्ट्रिंगी फर्मेंटेशन मिल्क में नहीं करता है? तो वो है एल्कलीजेंस विस्कोलैक्टिस। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, एल्कोलिजेंस विस्कोलैक्टिस। ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ये मिल्क में फर्मेंटेशन नहीं करता है, ये फर्मेंटिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो क्वेश्चन आपके लिए है वो है एरिक एरिक्सन की जो 8 स्टेजेस वाली डेवलपमेंटल थ्योरी है। थ्योरी का नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद मनरेगा का ईयर ऑफ इम्प्लीमेंट क्या है ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।